ये कह रहे थे कि अगर आप किसी राजनीतिक दल के एक वोट के लिए 1000 रुपये लेते हो आप, तो 1000 रुपये को आप 5 साल के दिनों से गुणा कर लो। वैसे ही आपने सुना कई बार देश भी दिवालिया हो जाते हैं, तो या तो ये लोन इस कदर बढ़ता ही चला जाएगा, रुकने का कोई स्थिति दिख नहीं रही है, तो या तो राज्य और देश दिवालिया होंगे या फिर किसी ना किसी बात तो हो ही नहीं पाता, क्योंकि जिस हद तक पूरा होता है उसके लिए ये लोन तो हर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और राज्य पर लोन होने का मतलब है राज्य के हर एक व्यक्ति पर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, हमारे ऊपर उस लोन का भार है। चुनाव का समय आता है तो घर तक जो मतदाता पर्चियाँ हैं उसके लिए प्रशासनिक तंत्र आकर पहुँचाया जाता है कि भाई साहब ये आपकी पर्ची है, इसमें आपको वोट करना है। लेकिन ऐसा कोई तंत्र कभी काम नहीं आता जो आके ये बताए कि भाई साहब आप ये कागज़ में साइन कर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा। आप ये तो ऐसे लोगों की कर ये भी बातें चर्चा में रही हैं कि जैसे 10 एकड़ या 1 एकड़ का किसान है वो छोटा रहता है और उसको किसान का कर्ज लेने में ही 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के। उसे नहीं मिल पाता। जो 100 एकड़ रखे हुए हैं, 500 एकड़ रखे हुए हैं, उन्हें आसानी से कर्ज भी मिल जाता है और उनको ये भी पता है कि माफ़ भी हो जाएगा। तो अब अगर ये संभव ही नहीं है कि जितने पैसे की आवक है उससे सभी घोषणाएं पूरी की जा सकें, तो निश्चित तौर पर सरकार अब लेगी लोन। और आज इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का लोन नहीं है, और फिर देश के ऊपर भी लोन है। तो ये जो लोन है हर बार कोई भी ना चाहे, तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा कहता भी हूँ अपने छात्रों से कि जब ये पार्टियाँ चुनाव के पहले ऐसी डिक्लेरेशंस करती हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक इंसान, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इसको छोड़कर अगर कोई पार्टी कुछ डिक्लेरेशन करती है तो चुनाव आयोग को और सभी को देखना चाहिए कि ये पार्टी फंड से दिया जाए। ये तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले किया जाने वाला ऐलान है। हाँ, किसी भी राजनीतिक नेता के पास में ये तो नहीं होता कि वो अपनी 5000 एकड़ ज़मीन बेचकर किसी व्यक्ति। देखिए, लोकतंत्र के महापर्व चुनाव और चुनाव की सरगर्मी और चुनाव की जो पूरी आपाधापी है, जो चुनावी पूरी रणनीतियाँ हैं, राजनीति है, वो सब कुछ आपकी नज़रों से होकर गुजरी होंगी। आपने भी मतदान किया होगा और राजनीतिक दलों के लालच, लोभ और जो बोलना चाहिए अपनी ओर खींचने की एक कला है, उस कला की ओर आपका झुकाव भी हुआ होगा। इन सारी परिस्थितियों के बीच में आज बात ये हो जाती है कि देश की अर्थव्यवस्था या किसी भी राज्य की या किसी भी ज़िले की अर्थव्यवस्था बोलना चाहिए जो सरकारी टैक्सेशन है उन पर निर्भर करती है। और जनता ने क्या मूड से इस बार वोट किया है, जनता किन विषयों को लेकर इस चुनाव को देख रही है कि कैसे राजनीतिक तंत्र उन्हें चाहिए, कैसे राजनेता चाहिए, कैसे ये सरकार चलनी चाहिए, इन तमाम मसलों पे आज कोशिश करेंगे, बात करेंगे। एक बोलना चाहिए कि एक कंस्ट्रक्टिव राय निकल के आ जाए। और उसी विषय के लिए बातचीत करने के लिए मेरे पास में सीए साहब हैं, प्रवीण जी, आपका बहुत स्वागत है। प्रवीण, ये बताएंगे आप, जैसे अभी राजनीतिक दलों की आपाधापी हुई, बहुत सारे चुनावी लालच, लोभ और बहुत सारी जो बड़े बड़े बोलना चाहिए बैनर, पोस्टर और लोभ लालुपता की एक अपनी तरफ एक चुंबकीय आकर्षण की ओर उन्होंने खींचा है, उसको किस रूप में जनता लेती होगी? अब देखिए, हम कहते आते ही है कि इस भारत में बहुत से भारत बसते हैं, तो हर व्यक्ति अलग अलग तरीके से इसे देखता है। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इसे नापसंद करते हैं और बहुत से लोग हैं जो इसे पसंद करते हैं। अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सब कुछ चलता है। पर अगर मेरी व्यक्तिगत राय आप जानना चाहें तो मुझे लगता है कि मैं हमेशा से ऐसा कहता भी हूँ अपने छात्रों से कि जब ये पार्टियाँ चुनाव के पहले ऐसी डिक्लेरेशंस करती हैं तो जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो एक इंसान, जैसे हम कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, इसको छोड़कर अगर कोई पार्टी कुछ डिक्लेरेशन करती है तो चुनाव आयोग को और सभी को देखना चाहिए कि ये पार्टी फंड से दिया जाए। ये तो चुनाव जीतने के लिए चुनाव से पहले किया जाने वाला ऐलान है। हाँ, किसी भी राजनीतिक नेता के पास में ये तो नहीं होता कि वो अपनी 5000 एकड़ ज़मीन बेचकर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाए। तो इस सारे चीज़ के लिए कोई नियम नहीं बने हैं। दोनों ही राजनीतिक दल एकदम अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को डिलीवर कर जा रहे हैं ताकि कैसे न कैसे सत्ता पे बैठ जाएं। करेक्ट। और दो क्यों, आज तो देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो क्षेत्रीय हो, अलग अलग जगहों पर चुनाव होते ही रहते हैं। और हम सिर्फ राज्य के नहीं, देश के भी नागरिक हैं। पर अभी फिलहाल हमारे राज्य में हुआ, तो हर पार्टी जब ऐसे डिक्लेरेशंस करती हैं तो क्यों नहीं ऐसा एक नियम लाया जाए कि चुनाव जीतने के लिए, अगर आपने, अब कह सकते हैं कि चुनाव जीतने के लिए ये सब डिक्लेरेशंस दिए जाते हैं, तो आप ये अपनी पार्टी की तरफ से डिक्लेरेशन कर रही है, सरकार की घोषणा तो है नहीं, क्योंकि अभी आप सरकार में नहीं है। सरकार में आने के लिए ये घोषणाएं हैं। क्योंकि इस मसले पे अगर कोई कानून बनना चाहिए तो उसके लिए संसद में ये सारी चीज़ें होंगी। और मैं नहीं समझता कि जैसे आप सोच रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ, या कोई भी एक जो बोलना चाहिए कि एक अच्छा वर्ग जो सोचता हो कि इस सारी जो फ्री कल्चर है,
या एक बहुत ज़्यादा डिलीवर करने का जो कल्चर है वो समाप्त हुआ है, क्योंकि दोनों ही या चारों राजनीतिक दल, जो भी राजनीतिक दल वो सारे वही काम करते हैं, सेल्फ गोल वाली बात वो सारे वही काम करते हैं, तो वो अपना भी डैमेज नहीं करना चाहेंगे। निश्चित तौर पे ये तो सेल्फ गोल वाली बात हो जाएगी। मैं इससे पूर्ण रूप से असहमत नहीं हूँ कि दी जानी चाहिए चीज़ें, मगर जैसे कहना है कि किसानों का कर्ज माफ़ होता है, कई बार ऐसी बहुत सी स्थितियाँ आ जाती है कि किसानों के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। आजकल तो खैर थोड़ा कम है, फिर भी मुझे लगता है कि एक किसान जिसके पास, जैसा आपने कहा कि 5,000 एकड़, 5,000 नहीं 100 एकड़ ही अगर ले लें, किसी व्यक्ति के पास अगर 100 एकड़ ज़मीन है और उस पर कुछ कर्ज है, तो मुझे लगता है कि 1-2 एकड़ बेच करके वो आराम से कर्ज चुका सकता है। तो ऐसे लोगों की कर्ज ये भी बातें चर्चा में रही हैं कि जैसे 10 एकड़ या 1 एकड़ का किसान है, वो छोटा रहता है। हाँ। और उसको किसान का कर्ज लेने में ही 100 चक्कर लगाने पड़ते हैं कृषि विस्तार अधिकारी के, उसे नहीं मिल पाता। जो 100 एकड़ रखे हुए हैं, 500 एकड़ रखे हुए हैं, उन्हें आसानी से कर्ज भी मिल जाता है और उनको ये भी पता है कि माफ भी हो जाएगा। तो इस बार पता नहीं आपने सुना कि नहीं, मेरे एक रिलेटिव ने ही ऐसा एक जोक मारा कि यार बहुत गलती हो गई प्रवीण, अगले चुनाव से पहले खेती ज़मीन जरूर खरीद लेनी है। तो ये जोक भी आजकल चर्चा का विषय है। और ये सच है, ऐसा जब होता है, जब असली में जो किसान है, जो ज़रूरतमंद है, उसके लोन माफ़ हो तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दर्द है। पर जब लोग आजू बाजू देखते हैं कि ऐसे लोग जिनकी करोड़ों की संपत्तियाँ हैं, चाहे नामी हो बेनामी हो, पर लोगों को पता तो होता ही है, और ऐसे लोगों के करोड़ों के कर्ज जब माफ़ हो जाते हैं, तो जो मेहनत करके काम करने वाला कोई कर्मचारी है, कोई व्यापारी है, उसे ज़रूर दुख होता है, लगता है मुझे। असल में पिस्ता, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से पिस्ता मध्यम वर्गीय है, क्योंकि मध्यम वर्गीय को अपना स्टेटस सिंबॉलिक भी उसको ठीक रखना है, मेंटेन रखना है, और जो गरीबी के दंश लगातार काटे पड़े हैं उनके दर्द को भी सहना, और दवा उसके पास है ही नहीं। सच बात है। आप जो थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आज एक हमारे पास कई उदाहरण है, करोड़ों हजारों करोड़ के लोन लेकर के लोग इस देश से भाग गए, मगर आप अगर आज 20-25 लाख रुपए का लोन लेने जाएंगे, जबकि उसके बदले आप अपना घर गिरवी रख रहे हैं जिसकी कीमत शायद 50 लाख रुपए हो, तो भी 25 लाख का लोन लेने के लिए आपको कई चक्कर लगाने पड़ जाएंगे। ये सच्चाई है इस देश की। तो मध्यम वर्ग ही ऐसा है जो हर जगह घिस रहा है, पिस रहा है, चाहे वो कानूनी कार्रवाई हो, चाहे वो कोई पेपर वर्क हो, चाहे टैक्स भरना हो, चाहे हर किस। और ये जो लाभ वितरित करने की प्रथा है, इसमें मुझे लगता नहीं कि मध्यम वर्ग को कुछ मिल पाता है। नहीं मिल पाता। वो तो बहुत सारी चीज़ें, हम भी खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, हम भी जानते हैं कि हमारे मतलब जो जीवन है और हमारे जैसे लोगों के जीवन को कैसे हम लोगों को संघर्ष के साथ जीना होता है। और एक चीज़ ये देखने को मिली कि जैसे चुनाव का समय आता है तो घर तक जो मतदाता पर्चियाँ हैं उसके लिए प्रशासनिक तंत्र आकर पहुंचा जाता है कि भाई साहब ये आपकी पर्ची है, इसमें आपको वोट करना है। लेकिन ऐसा कोई तंत्र कभी काम नहीं आता जो आके ये बताए कि भाई साहब आप ये कागज़ में साइन कर दीजिए, आपको लोन मिल जाएगा, आप ये कर लीजिए, आपको ये फैसिलिटी हम घर पहुंच के दे रहे हैं। तो नेता बेसिकली ऐसा है कि वोट लेने के लिए घर पहुंच सेवा है। अगर आपके पास वो पर्ची नहीं भी है मतदाता केंद्र में, आप अपना आधार कार्ड दिखाइए और वहाँ मतलब आपके पास कोई सहूलियत नहीं है, आपका नाम भी है, नाम बता देंगे, चेहरा मैच करेगा, लेकिन वो आधार कार्ड देख के आपको वोट करा देगा, आप पर्चियाँ घर में बुलाओ। ये तंत्र जो है ये सुविधाओं के साथ अटैच नहीं है। ये तंत्र सुविधाएं भी उसी तरह से पहुंचाई जानी चाहिए कि आपको साइकिल दे रहे हैं तो हम आपके घर तक आए हैं, या आपको कुछ लोन की सुविधा चाहिए तो ऐसा है कि उस वक्त इंसान को सरकारी दफ्तर जाना होता है और नाक रगड़ने होते हैं अधिकारियों और उनके तब हमें चाहिए होता है और वोट उन्हें चाहिए होता है। तो वो अपनी चीज़ मांगने के लिए आदमी को जाना ही पड़ता है, सर ऐसा कह सकते हैं। तो वो मांगने के लिए हम तक आते हैं, फिर जब हमें चाहिए होता है तो हम मांगने के लिए उन तक जाते हैं। लोकतंत्र का महापर्व तो बोलते हैं, सारे लोग महापर्व ही कहते हैं, लेकिन लोकतंत्र के महापर्व में जब नेता दरवाजे पे आके हाथ जोड़ के अपने लिए वोट अपील करता है तो वो बहुत ज़मीन पे रहता है, वो धूल खाया हुआ नेता रहता है, उसके कपड़े भी गंदे हो चुके रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो जीतता है तो उसके बाद रेंज रोवर, फॉर्चूनर, और उसके बाद बंगले, और देन उसके बाद आपको उससे मिलना है तो फिर उसके एनएसजी कमांडो और दुनिया जान के कमांडोज आपको रोक देंगे बाहर। सर ये तो सवाल, अब आप पत्रकारिता में हैं और आपने खुद ही ऐसी गाड़ियों का नाम ले लिया है। मेरे बच्चे जब मैं उन्हें पढ़ाता हूँ, क्योंकि कॉमर्स के लोग हैं, तो पूछते हैं हिसाब किताब मुझसे कि सर एक विधायक की या एक एमपी की सैलरी कितनी होती होगी। और क्योंकि मेरी जहाँ तक जानकारी है वो अलग से कोई काम तो कर नहीं सकते विधायक होते हुए, तो ऐसी स्थिति में उनकी सैलरी का आकलन अगर मैं ऊपर के तौर पर 2 लाख रुपए महीना भी मानूं तो 5 साल में काम करके लगभग 1 करोड़ 20 लाख रुपए लगभग आएंगे उसके पास, और घर परिवार भी चलाना होगा। उसके बाद एक व्यक्ति विधायक बनते ही अगले 1-1.5 साल में अगर ऐसी गाड़ियों से घूमने लगे जिनका पेट्रोल का खर्चा ही दिन का 4-5 हज़ार रुपये हो, तो ये सवाल ज़रूर पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल। पर वही है कि मध्यम वर्गीय सवाल भी अपने घर के बच्चों से ही पूछ पाता है, बस उससे ज़्यादा किसी से नहीं पूछ पाता है।
वैसे स्कूलिंग की बात करते हैं, आपको स्कूल की शिक्षा फ्री होना चाहिए, स्कूल की शिक्षा फ्री होना चाहिए और हॉस्पिटैलिटी जो होना चाहिए वो मुफ्त होना चाहिए। उसके लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ भी बनी हैं कि कांग्रेस, बीजेपी और अन्य दलों की भी बहुत सारी पॉलिसीज़ बनी हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी पे अगर हम जाएं तो आज भी हमारे आप शिक्षा फ्री कहाँ देंगे जहाँ गाँव में आपने आज तक स्कूल नहीं खोले हैं, अच्छे स्कूल नहीं हैं, पढ़ाने वाले टीचर्स आप अच्छे नियुक्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप हॉस्पिटैलिटी अगर दे रहे हैं, सरकारी तंत्र आपके पास में है, सरकारी मद है, स्वास्थ्य मंत्रालय है जिसमें बहुत बड़ा फंड आता है, उसके बावजूद आपके जो अस्पताल है उसकी बिल्डिंगें छूती रहती हैं, डॉक्टर्स रहते नहीं हैं, और वहाँ एक रेफर सेंटर हो गया है। वो आप अगर वहाँ लेके जाएंगे तो वो आपको हायर चिकित्सा में ही जाना पड़ेगा और एक महंगे खर्च से गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे सरकार के दावों और ये जो तंत्र व्यवस्था उसको कैसे देखते हो? सर, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे सरकार ये बहुत सारे बताती है कि हम ये देंगे सरकार बनाने के बाद, तो सरकार को एक बजट प्रस्तुत करना चाहिए, लगता है चुनाव से पहले भी, कि जब चुनाव हो जाएगा तो हम ये जो घोषणाएं कर रहे हैं इनकी आपूर्ति कैसे की जाएगी, इसका भी एक प्रावधान। 5 साल अगर हम सरकार में रहेंगे तो हम ये सब देंगे, पर इसके लिए हमारे पास आएगा कहाँ से, रिसोर्सेज का भी। जैसे हर साल एक बजट बनता है, चाहे वो नगर निगम ही क्यों ना हो, नगर निगम से लेके राष्ट्रीय सांसद तक, तो चुनाव से पहले भी पार्टियों को अब वादे नहीं, बजट बना के पेश करना चाहिए मुझे लगता है, जहाँ पर तब हमें सवाल पूछने में भी आसानी होगी कि सर आपने कहा था कि इतने पैसे आएंगे जिसमें से इतना रुपए हम अस्पतालों के लिए खर्च करेंगे। ये सही है कि अचानक एक रात में सभी गांवों में स्कूल और अस्पताल नहीं हो पाएंगे, मगर शुरुआत कहीं से तो की जानी चाहिए। तो सिर्फ वादों के दम पर ये नहीं हो पाएगा। अब ग्राउंड पे रियलिटी, सच बात है कि आज हम देखते हैं कि बहुत से गाँव के बच्चे हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं, या हम कई बार गाँव में स्कूलों में जाकर भी उनके लिए सेमिनार आयोजित करते हैं जहाँ उनको बताया जाए कि आगे क्या पढ़ाई लिखाई में उनके लिए स्थितियाँ हैं। तो एक फ़र्क साफ तौर पर नज़र आता है कि यहाँ पढ़ने वाला बच्चा और वहाँ पढ़ने वाला बच्चा, उनकी सुविधाओं की कम से कम स्कूल में ही इतनी सुविधाएं उन्हें दे दी जाए कि एक पढ़ाने वाला अच्छा शिक्षक वहाँ हो। तो और मैं ये भी सरकार से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सरकारी तंत्र में जो शिक्षक हैं उनकी सैलरी इतनी रखिए कि वो स्कूलों में इतना अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें कि उनको और कहीं यहाँ वहाँ देखना ना। रोजगार के प्लेटफॉर्म भी नहीं है, जैसे हम भिलाई में बैठे हैं तो यहाँ पर पढ़ने का तंत्र तो है, पढ़ाने का तंत्र तो है, थोड़ा सा महंगा भी है, लेकिन यहाँ जैसे यहाँ का बच्चा यहीं पढ़ ले और यहीं किसी फैक्ट्री में, यहाँ किसी अच्छी जगह पे आईटी सेक्टर में जॉब लग जाए, ऐसा नहीं होता। वो माता पिता के पास रह ही नहीं पाता, उसे जाना पड़ता है हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, कलकत्ता, यूएस, कनाडा, है ना, लगभग बाहर जाना ही पड़ता है। ब्रेन ड्रेन की एक समस्या है। हाँ, ब्रेन ड्रेन की समस्या का कारण भी यही है कि एक तरफ हम चाहते तो हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएँ, पढ़ लिख जाते भी हैं, मगर यहाँ पर वो सुविधाएँ, एक बच्चा पढ़ा लिखा बच्चा नौकरी ही करे ये ज़रूरी नहीं है। पढ़ा लिखा बच्चा अपना व्यापार भी कर सकता है, व्यवसाय भी कर सकता है, पर उसके लिए भी पढ़ाई करने के बाद जब वो एक व्यवसाय करेगा तो मुझे लगता है कि एक ज़्यादा अच्छे तौर पर वो एक वाणिज्य को समझने वाला व्यक्ति होगा और टैक्स को समझने वाला व्यक्ति होगा, तो व्यापार भी ज़्यादा अच्छे से चलाएगा। पर उसके साथ दिक्कत ये है कि ज़्यादातर एक जैसे मिडिल क्लास मेंटालिटी, फिर हम चाहते हैं कि एक सिक्योर फ्यूचर इसके लिए हो। तो हमारे पास किसानों का जब हम लोन माफ़ करते हैं तो मैं कहता हूँ कि क्यों नहीं ऐसा नियम भी लाए, या ऐसे निर्णय ही कर दिए जाएं, या जिस प्रकार से ये जो हमारे लिए क्या कहते हैं, हम फ्रीबीज की जब बात करते हैं तो इन घोषणाओं में एक घोषणा ये क्यों ना की जाए कि जिन बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए, जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया है और उसके बाद पढ़ लिख भी गए और जॉब नहीं मिली, तो उनका एजुकेशन लोन माफ़ करते हुए मैंने किसी पार्टी को नहीं देखा। सही है, इच्छा शक्ति नहीं है। अब जैसे नेता कहते हैं, मसला रहता है राजनीतिक दलों का कि मतलब गरीबी, बेरोजगारी, गरीबी, मतलब बहुत सारे नेताओं पे यही उनके ज़ुबान पे रहता है कि गरीबों का भरा नहीं हो पाया। लेकिन चुनाव हम देखते हैं, हमारी आंखों से होकर गुजरता है चुनाव, कैसे पैसे का फ्लो आता है। नेताओं एक एक विधानसभा में किस हद तक 40 लाख रुपए में भी एक विधानसभा खर्चा करने का, लेकिन वो 40 लाख रुपए में तो मैं नहीं समझता, या आप भी जानते हैं, पूरी दुनिया को पता है 40 लाख में कोई विधायक नहीं मतलब खर्चा उसके बहुत अक्रॉस द लिमिट, बियॉन्ड द सीन जाता है। और कैसे पैसे बांटे जाते हैं, कैसे शराब बांटी जाती है, कैसे एक एक वोटर को खरीदने की कोशिश की जाती है। तो इतने पैसे वो बल्क में डिलीवर करते हैं। तो ये जो व्यवस्था है उसको देखते हुए ये जब नेता बोलते हैं कि गरीबी है हमारे देश में, तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं, नेता तो बहुत अमीर होता है ऐसा दिखता है। गरीबी है, ये तो सच है, पर जिस प्रकार से आप बता रहे हैं और इस प्रकार से इस गरीबी को हटाना बहुत मुश्किल बात नहीं लगती है मुझे, मगर फिर वही कि इंटेंट नहीं है हटाने का, क्योंकि गरीब अगर हट जाएगा और सब मिडिल क्लास हो जाएंगे तो फिर वोट मांगने में दिक्कत आने लगेगी। ठीक बात है। मुझे लगता है कि ये चाह है कि अगर हर बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा तो फिर रैलियों में कौन घूमेगा,
ठीक बात। पढ़े लिखे बच्चे रैलियों में ज़्यादा नज़र नहीं आते हैं। अगर हर बच्चा भीड़ भी पैसे देकर लाई जाती है। हर बच्चा ठीक ठाक पढ़ा लिखा हो जाए, हर बच्चा ठीक ठाक कमाने लायक हो जाए, हर बच्चा सब जिन्हें अपनी ज़रूरतें पूरे करने लायक अगर उन्हें बना दिया जाए तो फिर अगली बार बांटेंगे किसको? तो बांट लेने वाले लोग, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान जो पता है कि आपको भी कि क्या बढ़ता है और कैसे बढ़ता है, पर ना वो हमें बांटने आते हैं और बांटने आए तो ना हम ले पाते हैं, क्योंकि वो तो इसलिए मुझे लगता है कि गरीबी हटाना बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। अगर इंटेंट से काम किया, जितनी बड़ी हमारी देश की इकोनॉमी है यहाँ ऐसे मुझे लगता है कि जितने का हम ये बांटने की कोशिश करते हैं, इतने ही पैसों की डिलीवरी अगर एक इंडस्ट्री सेटअप कर दी जाए तो कई लोगों को रोजगार हम जनरेट कर सकते हैं। मेरे ख्याल से बांटने से भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो जो बैनर, पोस्टर और होर्डिंग्स, व्हाट्सएप और चैट यूनिवर्सिटी और जितना उनकी सोशल मीडिया पे प्रमोशन साइट्स हैं उस पे, फिर विज्ञापनों पे, टीवी चैनल्स पे, अखबारों पे विज्ञापन, जितना वो खर्च करते हैं, मैं भी मुझे ऐसा लगता है कि जितना इस जगह पे प्रमोशंस पे खर्च होता है उसका अगर 50% भी खर्च कर दें अगर ग्राउंड रियलिटी पे तो काफ़ी कुछ असर पड़ेगा। सर कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे काम जितने का हुआ उससे ज़्यादा का विज्ञापन हो गया। ऐसा कई सरकारी कामों में मुझे लगता है। और पिछले कम से कम 5-6 महीनों से मैं इस बात को भी देख रहा था और कहना भी चाहता था, आज आपका मंच मिला है तो कहता भी हूँ कि छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले थे, मगर छत्तीसगढ़ के चुनाव में एक पार्टी अगर कहीं दिल्ली में या पंजाब में या राजस्थान में या आसाम में या कहीं भी देश के किसी दूसरे राज्य में जो बैठी हुई पार्टी है, वो वहाँ किए हुए कार्यक्रमों का विज्ञापन छत्तीसगढ़ के मुख्य पेपरों के फ्रंट पेज पर पे अगर आ रहा है, यानी पूरे देश में एक राज्य में जो काम हो रहा है उसका विज्ञापन देश में देने की क्या जरूरत है, मुझे ये समझ में नहीं आता। क्योंकि ऑब्वियसली देश भर के पेपरों में अगर जा रहा है तो उसकी लागत ज़्यादा ही होगी, आप ज़्यादा समझ पाएंगे। आपने काम किया एक राज्य में, निश्चित तौर पे अपने राज्य में लोगों को जरूर बताइए, क्योंकि आजकल बिना बताए पता भी नहीं चलता है लोगों को कि काम हो रहा है। एक चीज़ समझाइए, जैसे कि ये जो विज्ञापनों पे खर्च होता है, ये जो प्रमोशंस पे खर्च होता है और ये जो नेता भ्रष्टाचार के पैसे से अपने पास रखते हैं चुनाव के समय में उसका फ्लो बढ़ाने के लिए, ताकि उनका वोट बैंक और वोट कैडर मजबूत हो पाए, ये जो डैमेजेस होते हैं उसका जो अर्थव्यवस्था है वो किस हद तक उस पर प्रभावित होती है। फिर जो लोग घोषणाओं को पोस्टर्स पे करते हैं और ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है, ग्राउंड रियलिटी पे कुछ होता ही नहीं है, मतलब जो खोखलापन है उससे कितना डैमेज होता है। ये जो डैमेजेस हैं और जो फ्री का जो एक आवंटन है उससे कितना डैमेजेस होता है, तो इन सारे कैटेगरीज को देखते हुए उसको आप चरणबद्ध तरीके से कैटेगरी कर दीजिए कि उससे इतना % नुकसान होगा, जिसका इतना कैलकुलेशन आएगा कि इसमें वित्तीय स्थिति पे इतना बुरा असर आता है। सर वित्तीय स्थिति पे असर देखिए, एक पैरेलल इकोनॉमी हमारे देश में चलती है जिसे हम 2 नंबर का पैसा कहते हैं, और पैरेलल इकोनॉमी जिस प्रकार से ये पैसा इतना लाखों करोड़ों रुपए जब बांटा जाता है एक चुनाव के लिए या चुनाव के पहले या बाद में, और जो घोषणाएं की जाती हैं, पहली बात तो ये सभी घोषणाओं को पूरा अगर करने भी जाएं, जितनी घोषणाएं की गई हैं, तो मुझे लगता नहीं कि एक सरकार की 5 साल की आमदनी, हमारे राज्य की बात ले लें, कि उतनी होगी कि इन सभी घोषणाओं को पूरा किया जा सके। अब अगर ये संभव ही नहीं है कि जितने पैसे की आवक है उससे ये सभी घोषणाएं पूरी की जा सकें, तो निश्चित तौर पर सरकार अब लेगी लोन। और आज इस देश का कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जिसके ऊपर कम से कम 30-40 हज़ार करोड़ रुपए का लोन नहीं है, और फिर देश के ऊपर भी लोन है। तो ये जो लोन है, हर बार कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार पिछले वाले से कुछ, हर पार्टी पिछली सरकार से कुछ ज़्यादा घोषणाएं करती है ताकि चुनाव जीतकर सरकार में आए, और जब इनको पूरा करने जाती है, जिस हद तक भी पूरा तो हो ही नहीं पाता, फिर भी जिस हद तक पूरा होता है उसके लिए ये लोन तो हर साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। और राज्य पर लोन होने का मतलब है राज्य के हर एक व्यक्ति पर, चाहे वो किसान हो, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, हमारे ऊपर उस लोन का भार है। आज नहीं तो कल या तो ये लोन, जिसे कहते हैं कि एक व्यक्ति इंसॉल्वेंट, दिवालिया हो जाता है, वैसे ही आपने सुना कई बार देश भी दिवालिया हो जाते हैं, तो या तो ये लोन इस कदर बढ़ता ही चला जाएगा, रुकने का कोई स्थिति दिख नहीं रही है, तो या तो राज्य और देश दिवालिया होंगे या फिर किसी ना किसी। सब सीए हैं और जाहिर सी बात है जब वो किसी की बैलेंस शीट मेंटेन करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को उनको समझना होता है, उनकी वित्तीय स्थिति में। जैसे हम एक समझ लीजिए कि घर का खर्चा कोई अगर एक परिजन मेंटेन करता है तो वो भी अपनी वित्तीय स्थिति को, घर के अपने आवक और जावक के सोर्सेज को मेंटेन करता है। उसी प्रकार से जैसे आपकी सैलरी मान लीजिए 10,000 रुपये और आपके घर में 4 लोग हैं, अब अचानक से 5वां या 6वां सदस्य आ जाए तो ओवरलोड तो पड़ेगा, लेकिन उस वित्तीय स्थिति को मेंटेन करने के लिए घर का जो मुखिया रहता है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन करता है। यही काम सरकारों का होता है
और सरकारों को भी इसी तरह से वित्तीय स्थिति को मैनेज करना होता है। लेकिन सरकारें बेसिकली करती क्या हैं, सरकारें ये होती है कि उन्हें सत्ता पे बैठना है। अब बोलना चाहिए कि राजनीति, अब राजनीति का संधि विच्छेद कर दीजिए तो राज करने की नीति, तो राज करने की नीति ही आजकल चल रही है। लोकतांत्रिक नीति होनी चाहिए, इसका नाम बदला भी जाना चाहिए। और खैर हम तो छोटे लोग हैं, हमारे कहने से होता क्या है, अगर अब समझदारी राजनेताओं में आए तो इस नीति पे भी चलने की कोशिश करें। हाँ, एक जवाबदारी जो वोटर है उसकी भी होनी चाहिए। और आप लालच में अगर आप आते हैं, तो मैं एक वीडियो भी देख रहा था प्रवीण, जिसमें एक व्यक्ति बता रहे थे, बहुत राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो व्यक्ति ये कह रहे थे कि अगर आप किसी राजनीतिक दल के एक वोट के लिए 1000 रुपये लेते हो आप, तो 1000 रुपये को आप 5 साल के दिनों से गुणा कर लो तो आपको 1 रुपये भी पर डे नहीं आता। उससे ज़्यादा तो एक रोड में चलता हुआ भिखारी जो रोड का कम से कम 100 रुपये वो कमा लेता है, 100-150 रुपये। तो आपने अपनी इच्छा शक्ति, अपनी जो एक वोट बैंक की पावर है, उसको मात्र 1000 रुपये चंद कपड़ों में कुछ जगह पे इतने माइनर चीज़ों के लिए बेचना तो नहीं कहेंगे, दे दिया एक प्रकार से कहना। तो एक इस तरह से समझदारी की आवश्यकता होनी चाहिए, क्योंकि इसके दूरगामी इम्पैक्ट आप ही पे पड़ने वाले हैं, हम पे पड़ने वाले हैं, प्रवीण जी पे पड़ने वाले हैं, मेरे जो कैमरा चला रहे हैं वो उन पे भी पड़ने वाले हैं, और आप जैसे, हम जैसे मध्यम वर्गीय, गरीब वर्ग, अमीर वर्ग, सभी पे, इन वर्गों पे असर पड़ने वाला है। तो ये बातचीत, ये चर्चा, परिचर्चा कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा। इस विश्लेषण को हमने बहुत शॉर्ट टर्म में सोचा कि बहुत कुछ चीज़ें आप तक डिलीवर हो जाएँ। आपकी कोई राय हो जो हमारी समझदारी ना बोल पाई हो, इस इंटरव्यू में वो बातें ना आ पाई हो, तो हमें भी समझाइएगा। इस वीडियो पे आपकी राय रखिएगा। अगर आप हमें यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। फेसबुक पे अगर आप हमें देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए, उसे भी आगे बढ़ा दीजिए। उसके नीचे भी अपने कीमती विचार ज़रूर रखिएगा। हमें देखने के लिए, हमारी बातों को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।